हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम हॉल। आज के इस वीडियो में हमारा टॉपिक है सीआरआर, एसएलआर, एलआरआर और इससे रिलेटेड सीबीएसई ने जो भी सवाल पूछना है वो सारी चीजें हम देखेंगे तो उसका आंसर कैसे दिया जाएगा। ठीक है। तो जैसे कि मैंने पिछले वीडियोस में बताए हुए हैं कि आरबीआई जो है वो क्रेडिट कंट्रोल करती है। उसके लिए दो तरीके के मेजर्स हैं आरबीआई के पास, क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट और क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट, जिसमें से क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट के हम ये टॉपिक्स अभी कवर कर रहे हैं। ठीक है। तो एलआरआर होता क्या है, पहले इसका फंडा मैं आपको समझा देता हूँ, फिर डेफिनेशन वगैरह सब समझ लेंगे। देखिए, जैसे मान लीजिए कोई आदमी है 100 रुपया लेकर के कमर्शियल बैंक के पास आया। ठीक है। तो आरबीआई ये कहती है कि आप 100 रुपया का 100 रुपया लोन में किसी को नहीं दोगे। हो सकता है आरबीआई का मान लीजिए गाइडलाइंस हो कि 10% कम से कम आपको अपने पास रखना होगा। ठीक है। 10% रिजर्व होगा, 10% आप किसी को नहीं, मतलब कि लोन नहीं दे सकते। ठीक है। 10% का आपको रिजर्व रखना होगा। तो अब ऐसे केस में क्या होगा, 100 रुपए किसी आदमी ने मान लीजिए कमर्शियल बैंक में जमा किया तो 90 रुपए का ये तो लोन दे सकते हैं, लेकिन 100 रुपए का 10% हुआ 10 रुपए। 10 रुपए आप कहीं पे भी लोन नहीं दे सकते, ये आपको रिजर्व रखना है। ठीक है। तो अब ये जो 10 रुपया है, ये जो रिजर्व हो गया, ठीक है, जो लोन में किसी को नहीं दिया जाएगा। 90 रुपए का बिजनेस करो, जो करना है करो। अगर कोई आदमी मान लीजिए 1 करोड़ लाया तो 90 लाख रुपए का, 90 लाख रुपए का तुम करो बिजनेस, 10 लाख रुपए का नहीं कर सकते बिजनेस। ठीक है। 10 लाख रुपए क्या होंगे, रिजर्व हो जाएंगे। तो ये जो 10 रुपया यहाँ पे रिजर्व रखा गया है, यही है एलआरआर। ठीक है। अब देखिए, इसका डेफिनेशन क्या है। बोला है कि जो परसेंटेज जो कि टोटल डिमांड से और टाइम डिपॉजिट से आई है, मतलब डिमांड डिपॉजिट से आई है और टाइम डिपॉजिट से जो पैसा आया है, उसका कुछ परसेंटेज आपको सेंट्रल बैंक के पास रिजर्व रख करना पड़ेगा। ठीक है। आपको जमा करके रखना पड़ेगा। इससे आप कोई बिजनेस नहीं कर सकते, ये होगा एलआरआर। ठीक है। अब डिमांड डिपॉजिट है क्या, डिमांड डिपॉजिट का मतलब होता है जो करंट अकाउंट के पैसे होते हैं ना वो सारे, और टाइम डिपॉजिट का मतलब होता है जो फिक्स्ड, जो डिपॉजिट होता है। जैसे कि आपने पैसा डाला 2 साल के लिए, 4 साल के लिए, तो फिक्स कर दिया, फिक्स डिपॉजिट, ये होता है टाइम डिपॉजिट। अगर इसके बारे में आप डिटेल में जानना चाहते हो तो आप कमर्शियल बैंक के जो फंक्शन मैंने पढ़ाया हुआ है, जिसमें मैंने प्राइमरी फंक्शन बताया हुआ है, उस वीडियो को आप देखिए, डिस्क्रिप्शन में जाइए, आप वहां से आपको आपको लिंक मिल जाएगा। या फिर आप प्लेलिस्ट देख लीजिए इकोनॉमिक्स, उसमें मनी चैप्टर का जो वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको कमर्शियल बैंक और उसका प्राइमरी फंक्शन आपको मिलेगा, वहां से आप देख सकते हैं। तो डिमांड डिपॉजिट में जो पैसा है, मतलब करंट अकाउंट में जो पैसा है, और जो पैसा फिक्स डिपॉजिट में है, उसका कुछ परसेंटेज बिल्कुल रिजर्व कर लिया जाएगा सेंट्रल बैंक के आदेशानुसार। ठीक है। और ये अगर किसी ने एक कान से किसी कमर्शियल बैंक ने सुना, दूसरे कान से निकाल दिया, तो कमर्शियल बैंक का उसी समय मिल जाएगा इनको लाइसेंस कैंसिल का लेटर, और ये हो जाएंगे बंद। ठीक है। तो एलआरआर आप समझ गए कि कुछ पैसा जो होगा वो बैंक को अपने पास रिजर्व रखना पड़ेगा, बाकी पैसे से बिजनेस कर सकती है। ठीक है। अब एलआरआर जो है वो दो टाइप का होता है, मतलब इसके दो कंपोनेंट है एक्चुअली, सीआरआर और एसएलआर। अभी आगे देखेंगे, ये चीजें देखेंगे, लेकिन अभी पहले समझ लेते हैं। जैसे अगर एलआरआर मान लीजिए ये रिजर्व बैंक ने कहा कि 10% होगा। ठीक है। तो सीआरआर क्या होगा, सीआरआर मान लीजिए आरबीआई ने कहा कि ये होगा 8%, तो ये हो जाएगा 2%। अगर ये होगा 6%, तो ये हो जाएगा 4%। तो कहने का मतलब आरबीआई अपने हिसाब से ये डिसाइड करेगी कि सीआरआर क्या होगा, कितना होगा, एसएलआर कितना होगा। अब एक एक बात यहीं पे मैं समझा देता हूँ कि जैसे आप अभी एलआरआर तो समझ गए कि कुछ पैसा जो है वो मतलब कि बैंक को अपने पास रखना पड़ेगा, इसका बिजनेस बैंक नहीं कर सकती, मतलब किसी को लोन पे नहीं दे सकती। तो इसके दो कंपोनेंट है, सीआरआर और एसएलआर। सीआरआर में क्या होता है कि आरबीआई ये कहती है कि आप जो पैसा रिजर्व रख रहे हो 10%, उसमें से कुछ पैसा जो होगा वो हमारे पास कैश में भिजवा दो। कुछ पार्ट आप सीधे से सेंट्रल बैंक को भिजवा दो, और बाकी के जो पैसे बचे वो अपने पास रखो, ताकि कल को जो तुम्हारे कस्टमर हैं अगर पैसा मांगने आते हैं, कभी डेली टू डेली कोई काम पड़ जाता है, 500 रुपया निकालना है, 2000 रुपया निकालना है, 5000 रुपया निकालना है, तो ऐसे काम आप कर सको, इसके लिए कुछ पैसा आप अपने पास रख लो। तो जो पैसा कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक के पास जाकर के जमा कर देती है कैश में, वो होता है कैश रिजर्व रेशियो, सीआरआर। और एक होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ठीक है, एसएलआर। इसमें जो पैसा होता है वो बैंक को अपने पास रखना होता है, डेली टू डेली अपने कमर्शियल एक्टिविटीज के लिए, लोग पैसा मांगने आ जाते हैं उसके लिए। ठीक है। तो एक एक करके अब इसके आगे का डेफिनेशन देखते हैं। तो सबसे पहले सीआरआर। ठीक है। सीआरआर क्या है, द परसेंटेज ऑफ टोटल डिपॉजिट विच अ कमर्शियल बैंक नीड टू कीप एज रिजर्व विद द सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक में जो कमर्शियल बैंक अपना रिजर्व जाकर के जमा करता है पैसे का, वही कहलाता है सीआरआर। ठीक है। कमर्शियल बैंक ने अपना पैसा कहाँ डाला, आरबीआई में, तो ये जो पैसा जितना डालेगा वही होगा सीआरआर। ठीक है। अब ऐसा करता क्यों है कमर्शियल बैंक, क्योंकि देखिए कमर्शियल बैंक हम जानते हैं कि लोन देता है लोगों को। कुछ लोग लोन लेकर के भाग जाते हैं, कुछ लोग की कंपनी डूब जाती है, कुछ लोग लोन लेट से पहुंचाते हैं। तो जिन लोगों ने पैसा बैंक में जमा किया होता है, इन ये लोग तो पैसा कभी भी आ सकते हैं मांगने।
इन लोगों को तो पैसा देना पड़ेगा। कभी किसी को 500 की जरूरत पड़ गई, कभी किसी को 50,000 की जरूरत पड़ गई। अब ऐसा पैसा अगर इनके पास अगर मतलब कि फाइनेंशियल क्राइसिस है, तो ऐसा पैसा ये देंगे कहाँ से? तो आरबीआई, हम जानते हैं कि बैंकर्स बैंक है, बैंकों की बैंक है। तो ये लोग मुंह उठा के जाएंगे आरबीआई के पास, आरबीआई से बोलेंगे भैया हमको पैसा दे दो, हमारा तो सब लूट गया। तो आरबीआई इनको पैसा देगी, कहाँ से देगी? जो ये पैसा जमा किया था वहीं से देगी, है ना। और अगर इन्होंने कोई पैसा जमा नहीं किया था अगर, ठीक है, तो इनका घुंघरू टूट जाएंगे, इनका नाचना सारा बंद हो जाएगा, ठीक है। तो इनको ना जो पूरी गाइडलाइंस है आरबीआई को फॉलो करनी पड़ती है। अगर इन्होंने फॉलो नहीं की, किसी कमर्शियल बैंक ने आरबीआई की गाइडलाइंस, और एक और बात है, आरबीआई की गाइडलाइंस एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकालने वाली गाइडलाइंस नहीं होती। आरबीआई की गाइडलाइंस अपने आप में एक ऑर्डर होता है, ऑर्डर, ठीक है। तो ये सुनना ही पड़ेगा, मानना ही पड़ेगा। आपको पैसा कह दिया गया जमा करने के लिए आरबीआई में, तो करना ही होगा। वही पैसा आरबीआई जो है इनको इमरजेंसी की सिचुएशन में इनको देती है, जिसको लेंडर टू लास्ट रिजॉर्ट बोला जाता है, ठीक है। तो ये फंक्शन जो है, ये मैंने पिछले वीडियोस में बताए हुए हैं वैसे। तो ये जो कमर्शियल बैंक है, ये अपने कस्टमर्स को पैसा लौटाने के लिए आरबीआई के पास जाएगी, तो आरबीआई को पैसा दी होगी तभी तो वहां से मांग के लाएगी, है ना। अब अगला देखते हैं, एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। अब प्रोनाउंसिएशन इसका और भी मतलब कि अलग अलग है, आप लोग मुझसे बेटर जानते हैं, ठीक है। तो एसएलआर इसी को बोलते हैं, ठीक है। एसएलआर क्या होता है कि एवरी कमर्शियल बैंक इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन अ फिक्स परसेंटेज ऑफ इट्स एसेट इन द फॉर्म ऑफ कैश और अदर लिक्विड एसेट। मतलब अपने पास ही खुद के पास पैसा रखना है, ताकि कल को अगर कोई कस्टमर आ जाए, अभी पैसा चाहिए मुझे 10,000 रुपया, ठीक है, अभी मेरी बेटी की शादी है, 50,000 रुपया मुझे दे दो। बेटे की का एडमिशन है, उसके लिए पैसा दे दो। बेटी का डॉक्टरी का फीस भरना है, उसका एडमिशन दे, उसमें पैसा लगेगा, उसका पैसा दे दो। तो कहने का मतलब ये जो पैसा तुरंत लोग मांगने आ जाते हैं बैंकों में, ये पैसा जब बैंक के पास होगा तो ही तो बैंक देगी, ठीक है। तो ये जो पैसा है ये होता है एसएलआर। तो ये दोनों जो है, सीआरआर और एसएलआर, ये दोनों के दोनों एलआरआर कहलाते हैं, ठीक है। तो आरबीआई क्या करेगी? आरबीआई बोलेगी क्या कि भैया पैसा अपने पास जमा कर लो, ठीक है, निश्चित कर लो कितना, मतलब कि जो भी डायरेक्शन इसने दिया, 10%, 20%, जो भी है। फिर इस 10% का कितना आप मुझे भेजोगे और कितना अपने पास रखोगे, ये भी बता दिया जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसे क्रेडिट कंट्रोल कैसे होता है वो मैं बता रहा हूँ। जैसे सीआरआर है, ठीक है, और एक एसएलआर है, ये समझिएगा क्या है, क्या हो रहा है। अगर मान लीजिए 10% है एलआरआर और 5% कर लिया गया इसमें से सीआरआर, 5% कर लिया गया एसएलआर, हो गया 10% कंप्लीट, ठीक है। अब अगर मान लीजिए 5% अगर इनके पास एसएल मतलब कि पैसा है, एसएलआर है इनके पास, ठीक है, तो ये जो भी कस्टमर आएंगे उनको पैसा देते रहेंगे, ठीक है, अपना डेली का काम निपटाते रहेंगे। सीआरआर 5% है, ये पैसा जाकर के ये बैंक में जमा कर देंगे, ठीक है। तो बैंक के पास अगर मान लीजिए 100 रुपया आया था, तो आरबीआई के पास कितना गया? 5 रुपया गया, क्योंकि 5% आरबीआई के पास जमा होगा और 5% इनके पास रहेगा, बैंक के पास, खुद के पास। तो लगभग लगभग जो मतलब कि 10 रुपया है, 5 रुपया और 5 रुपया, 10 रुपया जो है, इसका कोई बिजनेस हो नहीं पाएगा, ठीक है। 100 रुपए का बिजनेस होगा। और अगर मान लीजिए 100 मतलब सॉरी 90 रुपए का बिजनेस होगा, और 90 रुपए का बिजनेस होने के बाद भी देश में अगर महंगाई है, ठीक है, मतलब देश में 90 रुपया आ रहा है, 90% जो पैसा है मार्केट में वो पहुंच जा रहा है, तो इसका मतलब मार्केट में कैश का फ्लो 90% का है। और उसके बाद महंगाई हो गई, मान लीजिए कोई और दिक्कत आ गई, तो आरबीआई चाहेगी कि 90% नहीं, अब मार्केट में सिर्फ 80% कैश का फ्लो होना चाहिए। तो इसके लिए आरबीआई क्या करेगी? एलआरआर को बढ़ा देगी, ठीक है, एलआरआर बढ़ा देगी, ठीक है। आरबीआई बोलेगी कि 20% अब एलआरआर हो गया, आपको 10% कैश रिजर्व हमारे पास भेजना होगा और 10% अपने पास रिजर्व रखना होगा। इसका कोई आप लोन दे नहीं सकते किसी को। अब 80% रुपया ही बच गया कमर्शियल बैंक के पास लोन देने के लिए, ठीक है। अब आप एक बात समझिए कि अगर 100 रुपया है और 100 रुपया ही अगर मान लीजिए कमर्शियल बैंक दे दे किसी आदमी को लोन पे, तो उसको 100 रुपए के हिसाब से इंटरेस्ट मिलेगा, कमर्शियल बैंक का कमाई होगी। लेकिन 80 रुपए देगी तो 80 रुपए के हिसाब से इंटरेस्ट मिलेगा। तो आप ये समझ ही रहे होंगे 100 रुपए पे इंटरेस्ट ज्यादा होगा, 80 रुपए पे कम होगा, है ना। तो कमर्शियल बैंक तो ये चाहती है कि नहीं नहीं, हमें तो ज्यादा पैसा बिजनेस के लिए इस्तेमाल करने को मिल जाए, ठीक है। लेकिन ज्यादा पैसा अगर कमर्शियल बैंक अगर मान लीजिए इस्तेमाल करेगी, तो इससे क्या होगा, मार्केट में ज्यादा पैसा पहुंच जाएगा, और ज्यादा मार्केट में जब पैसा पहुंच जाता है तो उससे महंगाई बढ़ती है, ठीक है। ये सारी चीजें हमने अपने कई सारी वीडियोस में डिस्कस की हैं, तो यहाँ पे उसमें समय नहीं लगाएंगे। लेकिन अगर कम पैसा है मार्केट में, तो महंगाई पे कंट्रोल रहता है, ठीक है। तो आरबीआई एलआरआर को बढ़ा भी देती है कई बार, और कई बार घटा देती है। जब मार्केट में ज्यादा पैसा है और मार्केट से पैसा कम करना है, तो आरबीआई कहेगी रिजर्व कर लो भैया पैसा, मार्केट में आप ज्यादा पैसे का बिजनेस मत करो। आप 90% डालते थे, अब 80% डालोगे, ठीक है। तो एलआरआर को आरबीआई जो है कंट्रोल कर लेती है एलआरआर से। जब मार्केट में क्रेडिट क्रंच आ जाता है, पैसे की कमी हो जाती है,
तो ऐसे में आरबीआई बोलेगी एलआरआर जो 80 मतलब 20% था इसको हम कम कर रहे हैं, 10% अब आपको केवल मैनेज करके रखना है, 90% का आप जाओ बिजनेस करो। तो 10% जो है ज़्यादा मनी मार्केट में पहुँचना शुरू हो जाएगा और जो मतलब कि क्रेडिट की जो समस्या है, जो कैश की समस्या है मार्केट की, वो खत्म हो जाएगी, ठीक है? अब देखते हैं कुछ क्वेश्चन जो सीबीएसई ने पूछे हैं। अब देखिए यहाँ पे 2012 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ 2012 का क्वेश्चन है, इसके बाद भी कई बार आया हुआ है। लेकिन पहली बार मान लीजिए 2000 मैंने जो नोट मतलब कि देखा उसमें 2012 लिखा हुआ था, लेकिन उसके बाद भी लिखा हुआ था, लेकिन मैं उतना यहाँ पर लिख नहीं सकता हूँ, इतना स्पेस हमारा इसी में चला जाएगा। तो देखिए सबसे पहले ये क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन द कंपोनेंट ऑफ एलआरआर, ठीक है? तो लीगल रिजर्व रेशियो आपको एक्सप्लेन करना है, तो आप जानते हैं कि इसके जो 2 कंपोनेंट है सीआरआर और एसएलआर, इसका तो डेफिनेशन आप लिखेंगे। आपको एलआरआर भी समझा देना होगा कि एलआरआर क्या होता है, मिनिमम परसेंटेज होता है जो बैंक का जो टोटल डिमांड है, मतलब कि करंट अकाउंट का जितना पैसा है और फिक्स डिपॉजिट जितना है, उस सब का जो परसेंटेज है, उसका कुछ पार्ट जो है, वो कहाँ जमा करना पड़ेगा? सेंट्रल बैंक में जमा करना पड़ेगा। तो इसी को बोला जाएगा एलआरआर। अब ये जो पैसा है, ये 2 पार्ट में जमा होगा। कुछ पैसा होगा जो सेंट्रल बैंक के पास अपने सेंट्रल बैंक के पास चला जाएगा, वो होगा सीआरआर और कुछ पैसा होगा जो कमर्शियल बैंक है, वो अपने पास रखेगी कैश के फॉर्म में, ठीक है? तो वो हो जाएगा एसएलआर। तो आपको ये तीनों बातें समझानी है कि एलआरआर क्या होगा, उसके कंपोनेंट, उनका डेफिनिशन, ठीक है? और आप अगर मान लीजिए ये एग्ज़ाम में 2 नंबर का आया तो तब तो चलिए ठीक है, इतना ही आप बताइएगा। लेकिन अगर मान लीजिए ये 4 नंबर का आ गया, तो आपको एग्ज़ाम्पल देकर के भी समझाना पड़ेगा कि मान लेते हैं कि ये 10% है, तो 10% अगर ये है, आरबीआई ने मान लीजिए, मतलब आप एग्ज़ाम्पल लेके समझाएँगे कि 8% अगर सीआरआर कर दिया तो 2% ये हो जाएगा और फिर एग्ज़ाम्पल लेंगे कि इफ अ पर्सन कम्स इन द कमर्शियल बैंक विथ 10,000 रुपीज़ और 10,000 रुपए के अकॉर्डिंग ये हो गया कि आपको 10% जो है रिज़र्व रखना पड़ेगा। इट मीन्स दिस पर्सन द कमर्शियल बैंक विल रिज़र्व 1,000 रुपीज़ फ्रॉम दिस 10,000 रुपीज़। 10,000 रुपए का 10% कितना होगा? 1,000 रुपया होगा। अब 1,000 रुपया कमर्शियल बैंक को रिज़र्व रखना पड़ेगा एज़ द गाइडलाइन ऑफ आरबीआई, ठीक है? क्योंकि एलआरआर को मान लेते हैं, क्योंकि हमारा सब असम्पशन है, ठीक है? कि 10% एलआरआर है, आपको 10% रिज़र्व रखना है, तो 10,000 का 10% हो गया 1,000, 1,000 रिज़र्व हो गया। फिर आप बताएँगे कि सपोज़ दैट सीआरआर है 8%, तो इसका जो मतलब कि 1,000 रुपया है, इसका 8% चला जाएगा सेंट्रल बैंक के पास क्योंकि सीआरआर है और 2% रह जाएगा एसएलआर, ठीक है? तो इस तरीके से आप एग्ज़ाम्पल के साथ समझा देंगे अगर ये 4 नंबर का अगर आ गया, ठीक है? तो अगर देखिए, अगर अभी भी अगर आपको इसका आंसर समझ में मतलब इतना तो आप समझ ही गए, ठीक है? और अगर एग्ज़ाम्पल के साथ कैसे समझाना है ये अगर नहीं समझे हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम पे जाइए, ठीक है? टेलीग्राम पे हमारा जो चैनल है एग्ज़ाम हॉल, उसमें आप उसे जॉइन कर लीजिए। वहाँ से पीडीएफ आप डाउनलोड कीजिए, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन, उसमें सीबीएसई का आंसर क्या है, कैसे सीबीएसई मतलब सीबीएसई के वो चेकिंग मार्किंग स्कीम में किस तरीके से आंसर डाले गए थे, वो सब कुछ आपको मिल जाएगा, ठीक है? और उस तरीके से आप आंसर लिख दीजिएगा, एग्ज़ाम में आपको पूरा-पूरा नंबर मिल जाएगा, ठीक है? दूसरा क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ कैश रिजर्व रेशियो एंड स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो मतलब एसएलआर। तो सीआरआर और एसएलआर भी कई बार सिर्फ यही पूछ दिए जाते हैं, तो इनका डेफिनेशन आपको बता देना है, ठीक है? तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है? ये है हमारा सोशल साइट्स पे हमारे डिटेल्स। आप अगर इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करना चाहते हैं तो यहाँ पे कर सकते हैं, ट्विटर पे यहाँ पे कर सकते हैं। पीडीएफ किसी भी सब्जेक्ट का डाउनलोड करना चाहते हो, किसी भी टॉपिक का डाउनलोड करना चाहते हो, एग्जाम हॉल आप टाइप कीजिए, टेलीग्राम पे सर्च कीजिए और ये लोगो देख करके चैनल ज्वाइन कर लीजिए। जो पीडीएफ मन करे वो आप देख सकते हैं। क्लास 10th एंड 12th बोर्ड के एग्जाम के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, सारी वीडियोज़ यहाँ पे इस चैनल पे अवेलेबल होंगी। आप हमें सजेशन भेजिए, अपने कमेंट्स भेजिए। आप किस टॉपिक पे क्लास चाहते हैं, उस सब्जेक्ट के एक्सपर्ट को हम ढूँढ लेंगे, जहाँ से भी मिल जाए, हम आपके लिए वीडियो उसका अवेलेबल कराएँगे, ठीक है? बाकी अभी फ़िलहाल जो है, यहाँ पे इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, बिज़नेस स्टडीज़, फिज़िकल एजुकेशन और हिस्ट्री, ये सारी क्लासेज़ यहाँ पे 12th क्लास के लिए अवेलेबल है। 10th क्लास के लिए मैथ, साइंस, सोशल साइंस, ये यहाँ पर अभी 10th क्लास के लिए अवेलेबल है। बाकी आपको अगर और भी कोई सब्जेक्ट है जिसके लिए आप क्लास चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट कीजिए, आप हमें सजेशन भेजिए। ज़रूर उसके लिए कुछ ना कुछ व्यवस्था यहाँ पे की जाएगी। बाकी टेस्ट सीरीज़ आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जॉइन कर सकते हैं। अप टू द मार्क आपको आंसर लिखना सिखाया जाएगा और ये मतलब हमारी जो टीम है, हमारी जो एक्सपर्ट टीम है, वो आपको इसका आंसर भेजेगी और अगर आप टेस्ट भेजते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट उसको चेक किया जाएगा। आपको उसके बारे में भी गाइडेंस दिया जाएगा कि अच्छा आंसर कैसे लिखते हैं। और अगर आपका कोई स्कूल का इंक्वायरी है या किसी तरीके का आप हमें कोई मैसेज भेजना चाहते हैं, तो exam.hall.2021@gmail.com पे इस पे आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी टीम उसको जल्दी से जल्दी आपको रिप्लाई उसका भेजेगी, ठीक है? तो फ्रेंड्स मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू।